जितने नंबर ऑफ व्यूज है उतने नंबर ऑफ कमेंट्स हमको दिखे, तभी मैं समझूंगा कि जितने हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा सिंसियर है। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो और जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था उस तीनों क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन आप बताते हो तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और श्योर शॉट रहो कि आपका WBCE 110% होगा ही होगा, क्योंकि आप सक्षम सीरीज के पार्ट है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तो कुछ नहीं पढ़े उनको भी हम लोग ये सीरीज में कवर अप कर लेंगे। जो बच्चे बहुत कुछ पढ़े उनके लिए एक बहुत अच्छा और प्यारा डिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके WBCE के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर टू कैम्प में। तो आप सभी को पता होगा कि आज हम लोग का सक्षम सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। सर ये सक्षम सीरीज क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि WBCE रिलेटेड हम लोग एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम लोग हर चैप्टर को 3 लेक्चर में कर रहे हैं और प्रॉपर डिटेल में कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तो कुछ नहीं पढ़े उनको भी हम लोग ये सीरीज में कवर अप कर लेंगे। जो बच्चे बहुत कुछ पढ़े उनके लिए एक बहुत अच्छा और प्यारा डिवीजन हो जाएगा। इस सीरीज में हम लोग टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो एक चैप्टर के जो प्रीवियस 10 ईयर जितने भी PYQs है वो सारे हम लोग सॉल्व करते हुए दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से हम लोग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो WBCE के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा आप लोग के लिए। और हम लोग ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हम लोग का WBCE इस बार क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और एक बहुत अच्छे रैंक पे क्रैक होगा। तो बहुत बच्चे बहुत वेट कर रहे थे इस सीरीज का, तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा ये एक प्यारा सा संदेश है कि थैंक यू वेरी मच। इतना वेट करने के लिए, बहुत प्यार मिला है इस सीरीज के लिए आप लोगों से। और आई होप कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और उतना ही डेडिकेशन के साथ हम लोग पूरा ये अप्रैल तक इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट लेके आएंगे अच्छे से स्माइल के साथ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हमारा सक्षम सीरीज आपको प्रेजेंट कर रहा है, आज का पहला चैप्टर पहला टॉपिक वो है सेट एंड रिलेशन। और उस सेट एंड रिलेशन जो आपको मैथ से बिलोंग कर रहा है, आप सभी को पता है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इसको भी हम लोग 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे प्रीवियस 10 ईयर का, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हो हमारे साथ पढ़ने के लिए? तो चलो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और बुक कॉपी नोटबुक खोलो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, सेट एंड रिलेशन। तो बात करें सेट एंड रिलेशन की, तो नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि सेट जो है किसी चीज का सेट लगा रहा है। कोई घर पे बोलते हैं ना किसी चीज का सेट लगा दो, मतलब क्या है कि एक अच्छे अरेंज वे में उसको सेट कर दो, ठीक है। तो वो जो हमारा सेट है, और रिलेशन से क्या पता चलता है कि दो टॉपिक के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि दो जो हमारा चीज है, मेरे में और आप में क्या रिलेशन है। एक स्टूडेंट एंड एक टीचर का रिलेशन है। मेरे और मेरे पापा में क्या रिलेशन है, बाप बेटे का रिलेशन है। तो ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, तो वो हमारा रिलेशन हुआ। और वो रिलेशन बहुत तरीके का हो सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे। बात करें सेट की, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक अरेंज वे में कलेक्शन है। सर अरेंज वे को और अगर अच्छे वर्ड्स में बोले तो लोग बोल सकते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। क्या बोल सकते हैं सेट को? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट। तो चलो इन्हीं सारे चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो चीज आप ये पढ़ रहे हैं इसका जो आपको नोट्स PYQs और DPPs जो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ये आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और वहां जाके सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हर एक डिटेल हर एक अपडेट सक्षम सीरीज से सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको? उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आई होप कि अभी सारे बच्चे ने पॉज करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज है जिनको आपको फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला टॉपिक है, उसका नाम है सेट्स, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सर ये वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? क्या अगर सर हम ये जो एक टॉपिक है हमारा, जो आप नेम बोल रहे हो वेल डिफाइंड, अगर हम लोग इसको स्किप कर दें ये एक पार्ट को, तो क्या हमारा सेट हो सकता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा? तो नहीं। अगर आप लोग इस टॉपिक को स्किप करते हो ये वाले पार्ट को, तो ये पूरा जो आपका डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सेट के लिए ये चीज याद रखना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना बहुत ही नीडेड है। अगर आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि देखो किसी भी चीज को अरेंज वे में अगर हम लोग लिखते हैं और बिना अरेंज वे में लिखते हैं उसका क्या डिफरेंस है। मान लो अगर आपको कोई बोल दिया कि जाके 1 kg लेके आओ,
तो आप दुकानदार को जाके क्या बोलोगे, आपको तो पता ही नहीं है ना, कुछ अरेंज वे में आपको कोई कुछ बताया ही नहीं है कि आपको 1 kg सेब लेना है, 1 kg चीनी लेना है, या 1 kg अंगूर लेना है, क्या लेना है, 1 kg आटा लेना है, 1 kg चावल लेना है, पता ही नहीं। तो एक वेल डिफाइंड जो हमारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला स्लाइड है वहां आप लोग देख सकते हो, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में बोला गया है। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन में विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, और वहां पे आपको दिया रहेगा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, या सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक डाटा। तो ये सारे ऑप्शंस में आपको क्या चूज करना है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, जो हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इस एग्जांपल पे थोड़ा सा तवज्जो देना, एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, पहला एग्जांपल है योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट एक्टर। देखो, मेरा तो फेवरेट एक्टर कौन है, मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, सुशांत सिंह राजपूत है। आप इस पे मत जाना, ब्रेसलेट देख के मत समझना कि मैं सल्लू भाई का फैन हूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैन हूं जो नहीं रहा इस दुनिया में। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा एक्टर था, बट किसी के सल्लू भाई हो सकते हैं, किसी के SRK हो सकते हैं, किसी के अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, तो सबके अलग अलग एक्टर हो सकते हैं फेवरेट। तो यहाँ पे कोई एक वेल डिफाइंड नॉलेज नहीं दिया गया हुआ है कि हम लोग किस एक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ एक पार्टिकुलर कैटेगरी नहीं बताया गया कि हम टोटल मेल एक्टर्स ले रहे हैं, टोटल फीमेल एक्टर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुछ भी एक सर्टेन डाटा हम लोग का गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग का एक सर्टेन डाटा गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सेट नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं, सेट नहीं बोलते हैं, और इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल हम लोग का गलत हो जाएगा अगर हम लोग इसको सोचे कि ये सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट अगर हम लोग वहीं पे आते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल, वो क्या है, बी। अब बी क्या है, देखो यहाँ पे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आप बचपन से पढ़ते हो, और नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आओ, तो यही चीज को आपको आगे देखना है। तो काउंटिंग नंबर सर क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा बी है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये जो हमारा सेट है, ये सेट क्या है, हमारा एक सेट का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सर ये जो आप रिप्रेजेंट किए हो, इसको देख के सर कुछ एक यूनिक सा चीज हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे सर आप कैपिटल लेटर से लिखे हो, क्या चीज से लिखो, कैपिटल लेटर से लिखो। यानी कि इससे हम अगर एक रिमार्क लेना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल सेट्स कैन represented only by capital alphabet। आई थिंक यहां तक आप लोग का क्लियर होगा कि जितने भी हमारा सेट है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से होते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी represented by a small alphabet। क्लियर है, जो हमारा एलिमेंट ऑफ सेट है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल अल्फाबेट से, और जो हमारा सेट है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल अल्फाबेट से। अगर बात करें तो हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सेट है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होगा, क्या चीज में होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये हमारा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। इस स्लाइड से हम लोग को इतना चीज समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, सेट जो है हमेशा वो कैपिटल अल्फाबेट से होता है, और जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या चीज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, जो सेट होता है वो हमेशा 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में रहता है। क्लियर है यहाँ तक। सर ये क्या दिया हुआ है, तो ये वो चार्ट दिया हुआ है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। क्या दिया हुआ है, ये वो चार्ट दिया हुआ है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। तो यहाँ देखो, एन फॉर नेचुरल नंबर पढ़ा था ना, एन फॉर नेचुरल नंबर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कब पढ़े थे, क्लास 1 2 में ऑल काउंटिंग नंबर जब सिखाया जा रहा था, 1 2 3 4 5 6
इस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, n फॉर नेचुरल नंबर। फिर जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो हम लोग क्या पढ़े, होल नंबर। क्या पढ़े, होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होता है, तो हमने वहां पे पढ़ा कि जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर उसके आगे आए तो हमने क्या पढ़ा, इंटीजर। ये इंटीजर क्या बता रहा था, ये इंटीजर ये बोल रहा था कि जो हम लोग का पॉजिटिव नंबर है, काउंटिंग नंबर, उसका निगेटिव भी हो सकता है। लाइक अगर +1 +2 +3 है तो उसका -1 -2 -3 भी हो सकता है। उसके आगे जब हम लोग बढ़े तो ये हम लोग पढ़े रेशनल नंबर्स। क्या पढ़े, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते थे, रेशनल नंबर्स होते थे पी वाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते थे, पी वाई क्यू के फॉर्म में होते थे, जहां पे हमारा क्यू जो था वो नॉट इक्वल टू जीरो था। क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता था। और जो हमारा पी था वो क्या था, जो हमारा पी था वो इंटीजर था। क्या था, इंटीजर था। जो हमारा पी था वो कोई भी इंटीजर हो सकता था, बट क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता था। ये क्लियर बात है, ठीक है। अब आते हैं आर फॉर रियल नंबर, आपने पढ़ा होगा, और सी फॉर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे पढ़ोगे। सी फॉर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो आई थिंक यहां तक का टोटल डाउट आपका क्लियर होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो अभी ही बता दो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। बेसिक बेसिक सा चीज है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलना है, कहीं भी टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। मान लो कि अगर आपका कुछ नाम है तो आप उसको किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना। रिप्रेजेंट आप दो तरीके से करते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आपका है जब आप सिग्नेचर फॉर्म में करते हो और दूसरा आप अपना फुल नेम लिखते हो, है ना। तो दो तरीके से आप अपने नेम को रिप्रेजेंट करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा दो मेथड है। जो पहला मेथड है वो रोस्टर फॉर्म है, और दूसरा जो हमारा मेथड है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कितने मेथड है हमारे, दो मेथड है। पहला मेथड रोस्टर फॉर्म है और दूसरा मेथड हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और इसमें एक सर्टेन वैल्यू हम लोग लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। और ये हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना थोड़ा सा इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सीबीएसई मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश जानना नेसेसरी है। तो थोड़ा सा इंग्लिश यूज करते हैं। और जो ये रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है ना, इसको किसी एक रूल से हम लोग जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, यानी कि एक ऐसा रूल लिखते हैं जिसमें ये जो जितने डाटा गिवन है वो सब कवर अप हो जाए, और उसी को हम लोग रूल को यहाँ पे वर्ड्स में लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा दो तरीके का मेथड होता है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। चलो इसको जल्दी जल्दी इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो जो हमारा पहला फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये देखो, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटली बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो मैंने बोला कि जो आपका मान लो एक सेट ए है, इसको हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और कॉमा से क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। मान लो इसमें 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अगर इसी को हम लोग वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, ए इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये जो हमारा ऊपर वाला मेथड हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर, ठीक है। क्लियर होगा, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इस पे और थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं, थोड़ा और अच्छे एग्जांपल्स के वे में देखते हैं। लाइक मान लो एग्जांपल है यहाँ गिवन, एक सेट ए है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेट है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। उसके अंदर आपको पता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो कर्ली ब्रैकेट नीडेड है, उसी के अंदर सेट होगा। अब उसके अंदर जो हमारा एक एलिमेंट लिए उसको कॉमा से किए सेपरेट, दूसरा लिए कॉमा से सेपरेट किए, तीसरा लिए कॉमा से सेपरेट किए। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेट होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट होते हैं। तो यहाँ देखो एक स्मॉल अल्फाबेट ए आ गया और दूसरा स्मॉल अल्फाबेट आपका बी आ गया। आई थिंक यहाँ तक का बात आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए। इसके आगे देखो, एक और तरीका जो है जहां पे आपको ये टर्म यूज करना पड़ता है। कौन सा टर्म यूज करना पड़ता है, ये टर्म यूज करना पड़ता है, जो कि कुछ ई की तरह दिखता है और बीच में ये कटिंग रहता है, ठीक है। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टर्म को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, या फिर एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ। तो सर इसका क्या यूज है,
तो आप देखो यहाँ पे जो आप एक एग्जांपल लिए उस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो, तो आपका जो ये सेट ए है उसमें एक एलिमेंट 1 है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 इज बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लाइक मान लो कि मेरा टाइटल सिंह है और मुझे कोई देखे तो बोल सकता है ना ही इज बिलोंग्स टू सिंह फैमिली, मतलब ये जो है एक सिंह फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ही इज बिलोंग्स टू सिंह फैमिली। या फिर अगर फादर्स नेम से जाने जाते हैं तो कोई बोल सकता है ही इज बिलोंग्स टू, मान लो जो फादर्स नेम है, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरीके से आपका बिलोंग्स टू यहाँ पे यूज किया जाता है, तो जहां पे बिलोंग्स टू वहां पे नॉट बिलोंग्स टू भी होगा। मान लो हम सिंह फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो कोई बोलेगा ना नो नो ही इज नॉट बिलोंग्स टू सिंह फैमिली, ही इज नॉट बिलोंग्स टू सिंह फैमिली। और वही चीज यहाँ पे यूज किया जा रहा है फोर्ड इज नॉट बिलोंग्स टू ए, फोर्ड इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखो थोड़ा तवज्जो दो, यहाँ पे कहीं फोर्ड है क्या, यहाँ पे फोर जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो जब फोर मिसिंग है मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फोर जो है वो हमारा ए का बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि फोर इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, फोर इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फोर इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां तक की बात आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो हमारा बात आता है रोस्टर फॉर्म की कुछ पॉइंट्स के, क्या चीज के, कुछ पॉइंट्स के। पॉइंट्स क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, इस पॉइंट्स को आप लोग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपका आता है रोस्टर फॉर्म का वो क्या होता है कि उसका ऑर्डर कोई भी बिलोंग नहीं करता है, मतलब मैटर नहीं करता है। मान लो कि अगर एक सेट ए है और इसको आप लिख रहे हो ए बी 1 2 एंड 3, और फिर से एक सेट आप ए लिखते हो और उसको आप लिख सकते हो 1 2 A 3 B, कोई मैटर नहीं करता कि आप इस एलिमेंट को किस फॉर्म में लिख रहे हो, ये जो आपका एलिमेंट है इसको आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता है, कहां पे, आपका रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है यहां तक की बात। अगर दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। सर ये ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि जितने भी एलिमेंट आप लिख रहे हो एक रोस्टर फॉर्म के सेट में, उसमें एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर भाषा में बोले तो, यानी कि जो एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब मतलब आप यहां देखो कि एक सेट आपका गिवन है एप्पल, मान लो ये सेट ए गिवन है एप्पल, APPLE, ठीक है। तो ये जो आपका एक पी है यहां आप देखो, ये जो आपका पी है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आपको रिपीटेशन नहीं अलाउड है रोस्टर फॉर्म में। मतलब सर मतलब आप ये पी नहीं लिखोगे और ये जो सेट ए है ये आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा APLE, ठीक है, APLE, या फिर इसी सेट को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो PLAE। तो ये जो आप लिखे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से लिखे और ये जो आप लिखे प्रॉपर्टी नंबर 2 से लिखे। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलता था कि जो एलिमेंट है आपका रोस्टर फॉर्म में वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता था कि जो आपका एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हो, ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आई थिंक रोस्टर फॉर्म आपको यहाँ तक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आते हैं कुछ एक बेसिक सा क्वेश्चन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो मैथमेटिक्स है, राइट डाउन द सेट ऑफ द लेटर्स, ये जो लेटर का एक सेट है ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये वर्ड मैथमेटिक्स को इन रोस्टर फॉर्म, किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आप जान रहे हो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट बहुत ही नीडेड है। उस कर्ली ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, लेटर को सेपरेट करेंगे, किस चीज के हेल्प से, कॉमास की हेल्प से। तो सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो क्या है, एम है, तो हम यहाँ पे एम ले लिए। जो हमारा दूसरा लेटर वो ए है, हम यहाँ पे ए ले लिए। जो हमारा तीसरा लेटर है टी है, हम यहाँ पे टी ले लिए। जो हमारा चौथा लेटर है एच है, हम यहाँ पे एच ले लिए। जो हमारा पांचवा लेटर है वो ई है, हम ई ले लिए। और जो हमारा छठा लेटर है वो रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो रोस्टर फॉर्म के हम लोग प्रॉपर्टीज में बात किए थे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पे भी रिपीटेशन नहीं होगा। और हम लोग स्किप करके ए पे जाएंगे और ए फिर से हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि हम लोग ए को भी स्किप करेंगे। और जब टी पे जाएंगे तो टी हमारा फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि टी को भी हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद जो हमको आई दिख रहा है, सी दिख रहा है और एस दिख रहा है,
ये हमारा रिपीटेशन नहीं है और इसको हम लोग कट कर देंगे। और फाइनली जो हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा मैथमेटिक्स वर्ड का, वो आपको कुछ इस तरीके का दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है वो कुछ नहीं है, रोस्टर फॉर्म के वर्ड वाले रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो देखो, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एक ऐसा प्रॉपर्टी है या एक ऐसा रूल हम लोग लिखते हैं एक सेट का जिसमें उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब उसमें आ जाए। उससे क्या हेल्प होगा कि जो हम लोग वहां पे एक कॉमा से सेपरेट कर करके लिखे थे उसको एक रूल में हम लोग बांध देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जैसे मान लो कि एक फैमिली है जिसमें हम है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी दीदी है। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग बात करें तो बोल सकते हैं कि राम है, श्याम है, उसकी बहन गीता है, उसके पापा है। ठीक है, और इन सभी को अगर हमको एक साथ जोड़ना पड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे? और मान लो हमको पता है ये सिंह फैमिली से बिलोंग करता है तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल द पीपल्स आर बिलोंग्स टू सिंह फैमिली। क्या बोल सकते हैं? ऑल द पीपल्स आर बिलोंग टू सिंह फैमिली। यानी कि एक बार में हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक लाइन ऐसा आया जो चारों को एलिमेंट को एक साथ बांध के ले गया। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा थोड़ा सा, एक सेट आपका ए है जो कि क्या है? एक्स सच डैट। ये जो आपको दो पॉइंट दिखता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सच डैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच डैट बोलते हैं। इसको मेरे साथ साथ बार बार रिपीट कीजिएगा। एक्स सच डैट, यानी कि एक एक्स है वो इस तरीके से है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 12, जो कि 12 को डिवाइड कर रहा है। यानी कि सेट ए जो है आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 12 को डिवाइड कर रहा है। तो 12 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, बात करें 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है और 12 खुद इटसेल्फ को करता है। तो ये जो हमारा एक सेट था ना, इसी सेट को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पे क्या किए? इसी सेट को हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पे लिखे। बात करें एक सेट बी जो हमारा गिवन है, वो क्या गिवन है? y such that y such that y is a vowel in English alphabet। y is a vowel in English alphabet, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू a e i o u। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। जाके लिखवा लो कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, और इससे ज्यादा मूर्खता कुछ हो नहीं सकता है। जब मैंने आपको पहला ही स्लाइड में बता दिया था कि कैपिटल लेटर में सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ सेट को ही कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिना कुछ बोले हुए इसको हम लोग करेंगे ए ई आई ओ यू, और ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा आपके इस बी का। इस बी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। आई थिंक यहां तक क्रिस्टल क्लियर होगा। अब आते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल जो कि क्या गिवन है? सी जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां तक तो गिवन नहीं है कि आपको कहां तक रुकना है, सीधे गिवन है ऑड नेचुरल नंबर, वो तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि हम कहाँ जाके रुकेंगे, हमको कंटिन्यू जाते जाना है, जाते जाना है और जाते जाना है, बस इतना ही से मतलब रखना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का बात आपका क्लियर होगा सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, अब आगे की बात करें तो एक क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेस अ सेट ए equals to x square such that x is less than 5, x is less than 5 is a whole number in roster form। यानी कि x जो है वो आपका एक होल नंबर है रोस्टर फॉर्म, यानी कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहीं पे जाके खत्म है। 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x इज लेस देन 5। ठीक है, 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि होल नंबर है।
क्यों ले सकते हैं? क्योंकि होल नंबर है। यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर होगी। तो जब हम लोग को ये वाला पार्ट निकालें, देखो यहाँ पे करना क्या है, एक चीज आप दिमाग में अगर सेट कर लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू चूज करना है, चूज करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के हेल्प से हमको x का वैल्यू चूज करना है, जो कि इस पार्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब इस पार्ट में हमको क्या करना है, इस पार्ट में हमको ऑपरेट करना है, ऑपरेट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू आया था उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जो सेट ए था वो क्या था, आपका x का वैल्यू पहला क्या निकला था, 0। यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0 आ जाएगा। दूसरा आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तीसरा आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तीसरा आपका क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक का बात आई थिंक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा, और ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया होगा कि आप जहां भी हो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या करना है, आपको ऑपरेट करना है, और जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आपको क्या करना है, जाके वैल्यू निकालना है। क्या करना है, जाके वैल्यू निकालना है। आई थिंक यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे आगे की बात करें तो आगे की बात करने में एक और क्वेश्चन आपका गिवन है। वो क्वेश्चन क्या है, बी इज अ सेट whose value is given in a natural roster form 2 5 10 17 और 26, 2 5 10 17 और 26। अब यहां से अगर आप देखो तो क्या आपको कोई एक कॉमन रूल दिख रहा है क्या, एक बार आप सोच के देखो अच्छे से, 1 मिनट का टाइम लेके। जहां भी बोले सोच के देखना है, वहां आपको क्या करना है पता है, वहां जाओ, जाके वीडियो पॉज करो और तब क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक बात बता रहा है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना, पहले ट्राई करो कि आप रुक जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। क्योंकि देखो हम 50 क्वेश्चन भी अगर एक लेक्चर में सॉल्व कर देते हैं तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपको जस्ट उस समय ये लगेगा कि आप समझ गए, लेकिन वो याद रखना आपको लगेगा। बट अगर आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करते हो, भले ही गलत सॉल्व करते हो, दोबारा सही सॉल्यूशन देखते हो, तो वो क्वेश्चन आपका हो गया, दोबारा आप उस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करते जाना। दूसरा, जब आप नोटबुक बनाना तो एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लिए होगे उस क्वेश्चन को टिक मार्क नहीं करना है, उसको इजी लिख देना है, साइड में ई लिख देना। बट जो क्वेश्चन आप खुद से नहीं हो पाया, आप मेरे हेल्प से सॉल्व किए, उसके बगल में एक स्टार मार्क दे देना है। और एग्जाम से पहले उन क्वेश्चन को क्या करना है, हमको रिवाइज करना है। क्या करना है, वही वही क्वेश्चंस को हमको रिवाइज करना है। तो ये छोटी छोटी बारीकियों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अब आओ, यहाँ तक आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि इसमें क्या यूज हो रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ एक 1 है जिसका हम लोग स्क्वायर किए हैं और उसमें +1 किए हैं। इसकी बात करें तो इसमें 2 का स्क्वायर किए हैं और +1 किए हैं। इसकी बात करूं तो इसमें को 3 का स्क्वायर +1 दिख रहा है। इसकी बात करूं तो हमारा 4 का स्क्वायर +1 दिख रहा है। और अगर इसकी बात करूं तो 5 का स्क्वायर +1 दिख रहा है। आपको भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? हमको क्लियरली यही चीज दिख रहा है, 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1। अब यहां से देखो तो हमको x को किन पार्ट में लिखना है, 2 पार्ट में लिखना है। पहला जो पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, जो आपको ऑपरेट करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर +1, यही कर रहे हैं हम लोग। सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और वो जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी बताओ, एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप चाहो तो इस पार्ट को
छोड़ भी सकते हो। कौन से पार्ट को? इससे पहले जो पार्ट था, ये हमारा x हो गया। x से पहले जो हम लोग लिखे थे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो इसलिए अंडरस्टूड है क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो ये आपको बताने का नीड ही नहीं कि आपको नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आई थिंक क्लियर होगी। तो चलो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और b लिख के इसका काम तमाम कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सेट है जो कि ए है, जिसमें आपको क्या 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 स्क्वायर है, आप ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। 9, 25, 49 और 81। क्या क्या गिवन है? 9, 25, 49 और 81, यही गिवन है ना? आप ध्यान से देखो, आई थिंक यही गिवन है। अगर ये आपका गिवन है तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहां से देखे तो 9 का स्क्वायर। क्लियर? सबको क्रिस्टल क्लियर है? अगर अब यहां से देखे तो आप एक चीज देखो कि आपने बचपन में एक चीज पढ़ा था क्या? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर। किसी बच्चे को याद होगा तो जाना और बिना देखे हुए ईमानदारी से कमेंट में लिखना। क्या करना? अपने ऑनेस्टी के साथ कमेंट में लिखना। अगर आप खुद चीट कर रहे हो तो याद रखना खुद के साथ कर रहे हो, मेरे साथ चीट नहीं कर रहे हो। ये चीज आप एकदम ध्यान में बैठा लेना। ठीक है, तो इवन नंबर हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 2x लिख सकते हो। अगर आप 2x करते हो, एक्स स्क्वायर यहां से हटाने में ही अच्छा रहेगा। अब 2x लिखो। 2x हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। 2x इवन नंबर क्यों होगा? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, आप बोलो तो काउंटिंग नंबर, अगर आप उनको इंटू 2 करते हो तो श्योर शॉर्ट है कि वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। क्योंकि इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। किसी नंबर में आप 2 से इंटू कर रहे हैं यानी कि एक उसका फैक्टर तो 2 डेफिनेटली होना ही होना है ना, इसलिए वो नंबर आपका क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। अगर ऑड नंबर की बात करें तो जैसे ही जो हमारा 2x है, अगर उसमें हम लोग 1 ऐड कर दें तो अब जो हमारा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग इस फॉर्मेट की बात करें 2x प्लस 1 की, तो 2x प्लस 1 में अगर बात करें तो आप जो पहला नंबर यहाँ पुट करोगे, अगर यहाँ हम लोग x की बात करते हैं, फॉर x, x आपका क्या क्या से बिलोंग करेगा? x आपका 1 होगा, क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो 1 2 इंटू, आप यहाँ 1 डालो तो 2 प्लस 1 3। आपका यहाँ कितने का स्क्वायर था? 3 का। दूसरा 2 होगा, तीसरा क्या होगा? 3 होगा, है ना? अब 2 डाल के देखो, यहाँ था ना आपका 2x प्लस 1, तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया? 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ गया। 2 डाल के देख लिया, अब 3 डाल के देखो, 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7 आ गया। अब एक और डाल के देखो, 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि आपका 9 आ गया। यानी कि आपका x जो है कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 से लेके 4 तक बिलोंग कर रहा है। कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 टू 4 बिलोंग कर रहा है। तो अगर हमको इसको अगर आप लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? A is a set where 2x plus 1 का whole square such that x belongs to natural number where x is greater than equals to 4। और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यहां तक का जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था वो आपके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ होगा? बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो आपका एक क्वेश्चन है, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है आपके लिए? होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या करोगे? मैं लिख दे रहा हूं,
खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर को कमेंट करोगे। अगर इसका आंसर कमेंट में हमको दिखा, जितने नंबर ऑफ व्यूज है उतने नंबर ऑफ कमेंट्स हमको दिखे, तभी मैं समझूंगा कि जितने हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा सिंसियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो टाइम पास कर रहे हैं और मेरा भी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आप सभी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाओ और जाके इसको सॉल्व करो खुद से, और इसका इस आंसर को आप क्या करो, कमेंट में करो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके डब्ल्यूबीसी के लिए। डब्ल्यूबीसी 2025 के लिए ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो जाओ जाके खुद से सॉल्व करो और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको जाके कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो, तो जो हमारा आज अगला टॉपिक है वो क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक थोड़ा सा मोटिवेशन का बात बताता हूँ, क्योंकि आज बहुत बच्चे बहुत डाउन हो गए कि सर बस 45 डेज बचे हुए हैं, कैसे डब्ल्यूबीसी का प्रिपरेशन करें नहीं करें। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही बेसिक सा बात बता रहा हूँ, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और श्योर शॉट रहो कि आपका डब्ल्यूबीसी 110% होगा ही होगा, क्योंकि आप सक्षम सीरीज के पार्ट है, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की कोई नीड नहीं है, हम लोग पूरे टाइम आपके सपोर्ट में हैं और बने हुए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे का टॉपिक जो हम लोग का है वो कवर करते हैं। टॉपिक क्या है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो देखो कार्डिनल नंबर आपका जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट के अंदर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एनए से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एनए से। यानी कि मान लो अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6। अगर इसका हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर NUMBER ऑफ एलिमेंट्स। तो इतना लिखने से बचने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, स्मॉल एन और कैपिटल ए। स्मॉल एन और कैपिटल ए ये जो होता है आपका क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये एनए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये एनए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, यानी कि एनए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि एनए जो है खुद में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आपका एनए है। यहाँ तक का डाइट आई थिंक आप सभी का क्लियर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये एग्जांपल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जो आपको सुंदर हैंडराइटिंग में गिवन है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका जो Cn है, यानी कि Cn स्टैंड फॉर कार्डिनल नंबर, या फिर हम लोग इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Na कैपिटल A और स्मॉल n, कैपिटल A और स्मॉल a, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 5 आके एंड हुआ इसलिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस सेट जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। इसीलिए इसका जो हमारा कार्डिनल नंबर है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेट। क्या नाम है, टाइप्स ऑफ सेट। तो हम लोग जब सेट पढ़ लिए वो क्या होता है ये समझ गए, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझ गए, तो अब अगली बारी किसकी है, कि सेट्स कितने तरीके के होते हैं। अगले टाइप क्या है, कि सेट्स हमारा कितने तरीका का होता है, ठीक है। तो जो हम लोग का पहला तरीका है वो क्या है, नल सेट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। पहला टाइप क्या हमारा, नल सेट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट, ठीक है। तो क्लियर है आप सभी को, जो हमारा नल सेट है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, नल, एम्प्टी और वॉइड। मतलब नल मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी भी का मतलब कुछ नहीं, और वॉइड का मतलब भी कुछ नहीं।
तो इसको अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एक चीज से जिसका क्या नाम होता है, फाई नाम होता है। क्या नाम होता है, PHI। या फिर इसको हम लोग ऐसे एक सर्कल बना के ऐसे कट करते हैं और इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, बट उसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा क्या चीज का, नल सेट वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने का। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हम लोग सुंदर हैंड राइटिंग में सुने तो क्या बोल सकते हैं, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट। आपको देख के लग रहा है कि ये जो सेट हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिखते थे उसको हम लोग सेट बोलते थे। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, मुझे तो कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। आई थिंक आपको भी कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारा नल सेट है। क्या है, हमारा नल सेट है। तो क्या सर अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फाइव लिख के ऐसे कर दें और मान लो ये सेट ए लिख दे, तो क्या सर ये हमारा नल सेट होगा क्या, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका कर्ली ब्रैकेट के है उसके अंदर आपका क्या आ गया, एक सेट आ गया, यानी कि एक एलिमेंट आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं। तो ये आपका नल सेट तो अब रहा ही नहीं, एम्प्टी सेट तो रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर आपको फाइव आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को बहुत क्रिस्टल क्लियर होगी। तो सर किसको बोलेंगे, वो तभी बोलेंगे नल सेट जब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब बात करें यहाँ एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल देखो क्या गिवन है यहाँ पे कि एक सेट ए है, एक सेट ए है जो कि कैसा है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 और 1 के बीच में एक्स क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ एक्स आपका 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.33 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, और सो ऑन बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। बट आगे आपका कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज बिलोंग्स टू अ इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू अ इंटीजर। तो यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है, तो आप देखो कि आपका जितने भी यहाँ सेट्स के एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से कोई भी इंटीजर है क्या, कोई भी इंटीजर है नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है मतलब क्या क्या गेम हो गया कि ये जो हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइव हो गया। ए क्या हो गया, फाइव हो गया। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया, या फिर वॉइड सेट हो गया, या फिर एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, या फिर एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात, आई थिंक सारे बच्चों को यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। आप हमको टेलीग्राम चैनल पे याद दिलाना कि सर ये क्वेश्चन मिसिंग है, और वहां पे जाके हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे और आप सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वहां पे हम रिकॉर्डेड फॉर्म में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये फायदा है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले अपने स्लाइड्स पे, जिसका नाम है सिंगलटन सेट, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। तो अभी तक देखो अप्रोक्स 5 या 40 मिनट्स हुआ होगा, और हमने कितने स्लाइड्स कवर कर लिए, हम लोग 20 स्लाइड्स अभी तक कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा रेशियो है, अच्छा खासा बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट हो रहा होगा। अगर आपको कुछ भी और चाहिए कि सर थोड़ा सा और इंटरटेनमेंट होना चाहिए, या थोड़ा सा स्लो हो जाइए, थोड़ा फास्ट हो जाइए, तो आप कमेंट में जरूर बताना। जैसा बोलोगे वैसा आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा, ठीक है। क्योंकि ये चैनल बस बच्चों के लिए आया है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो डब्ल्यूबीसी का प्रिपरेशन करते हैं उनको जाके सजेस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक इतना आप कर दोगे, ठीक है, इतना आप कर दोगे, हमारे मेहनत को थोड़ा सा आप भी अप्रिसिएट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके मेहनत को हम तो बहुत कर रहे हैं आई थिंक। अब बात करें सिंगलटन सेट की, तो नाम से समझ में आ रहा है सिंगलटन, ठीक है। आपने अपने दोस्तों में बात किया होगा कि अरे यार मैं तो सिंगल हूँ, अरे यार मैं तो मिंगल। आई थिंक आपने बात तो किया होगा, तो सीधा बात है क्योंकि आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, कुछ बच्चे ड्रॉपर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उतना कुछ छिपाने जैसा कुछ नहीं, अरे यार मैं तो सिंगल हूँ या फिर मैं तो मिंगल हूँ। तो बात करें यहाँ मिंगल वाले बच्चों की, तो इनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बात किनकी हो रही है, सिंगल की। इनकी बात हो रही है सिंगल की। सर ये सिंगल से आप सभी को पता है कि आप अकेले हो। क्या पता चलता है कि आप अकेले हो, सिर्फ आप हो, ठीक है। अगर आप अकेले हो इसका क्या मतलब है कि एक सेट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ वो होगा।
यानी कि अ सेट इन विच इट्स एलिमेंट इज ओनली वन, उसका एलिमेंट कितना होगा, सिर्फ एक होगा। एक का क्या मतलब है सर, जो हमारा ए होगा, मान लो एक सेट है, उसका एलिमेंट सिर्फ वन हो सकता है, तो नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका एन ए है वो इक्वल्स टू वन होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन होना चाहिए। अब वो आप चाहो तो आप सेट ए को 2 ले लो, चाहो तो आप सेट ए को 3 ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। क्लियर है? तो चलो देखो एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। एक सेट ए है जो क्या गिवन है, एक्स सच डैट 0 टू एक्स टू 2, यानी कि एक्स क्या होना चाहिए, 0 से लेके 2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो थोड़ा सा, 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, फिर एक 1 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका 2 तो नहीं हो सकता, और 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ से 0 हटा लो। ठीक है, 0.1 हो सकता है और 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं है, तो 0 और 2 को छोड़ के चलना है, तो एक 1 हो सकता है, 1.1, 1.2 तो 1 हो सकता है, लेकिन 2 से पहले तक ही होगा। ठीक है, तो ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट सर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कैसे बोल दिए सर ये सिंगलटन सेट है। अरे मूर्खो, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से तो पढ़ो। एक्स क्या चीज से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो देखो इसमें आपका इंटीजर अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। और यही रीजन है कि ये जो सेट है आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। यही रीजन है कि जो आपका सेट है वो क्या है, सिंगलटन सेट है। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को बहुत ही क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे दो तरीके के सेट आते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। आपने बहुत स्टार्टिंग में लेक्चर के देखा होगा, थर्ड या फोर्थ स्लाइड में जहां पे हमने सेट का डिफिनीशन बता रहा था, वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, और सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, या ऑड नेचुरल नंबर। तो वहां पे क्या था कि आपको कहां जाके रुकना है ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि जाके उत्कर्ष सर के ऑफिस पे उनको ये बुक दे दो, अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका लोकेशन क्या था, आप क्या करोगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, वो इनफाइनाइट तक आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लास्टली आपको कहाँ जाके रुकना है, किस लोकेशन पे जाके रुकना है। बट कोई हाँ आपको ये बोले कि जाओ शाहपुरजी में जो उत्कर्ष सर का वॉरियर शेड्यू कैब का ऑफिस है, वहां पे जाना और सर के चेंबर में जाके ये बुक उनको दे देना। यानी कि अब आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया गया है कि आपको शाहपुरजी जाना है, और वो एक काउंटेबल डिस्टेंस हो गया। मान लो आपके घर से 10 किलोमीटर है, तो काउंटेबल डिस्टेंस हो गया कि हाँ 10 किलोमीटर शाहपुरजी जाएंगे, वहां पे एक सर का ऑफिस है वाडियर शेड्यू कैब का, वहां पे जाके हमको सर को ये बुक दे देना है। तो ये बहुत सिंपल है। तो वही चीज यहाँ पे आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। फाइनाइट नाम से आपको पता चल रहा है कि जो आपका वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू, यानी कि एक फिक्स वैल्यू है, आपको पता है कि उसका अपर बाउंड्री क्या है और लोअर बाउंड्री क्या है। यानी कि सीधा बात करें, जिस सेट में आपको बाउंड्रीज पता हो वो आपको फाइनाइट सेट, और जहां आपको बाउंड्रीज नहीं पता हो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। दूसरी भाषा में बात करें तो जो सेट आपका काउंटेबल है वो आपका फाइनाइट सेट, और जो सेट आपका अनकाउंटेबल है वो क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ देखो, फाइनाइट सेट का डिफिनीशन क्या गिवन है, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर है? अब एक एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करो। एग्जांपल, एक सेट ए है जो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये सो ऑन कहां तक जा रहा है, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19। ठीक है, 10 पे जीरो कहां तक है, 19 तक जाके जीरो आपका ये रुक रहा है। ठीक है, तो सर ये कैसे काउंटेबल हो सकता है या फिर सर फाइनाइट हो सकता है, इतना बड़ा वैल्यू। देखो वैल्यू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको पता है कि एक फिक्स वैल्यू है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो एट लास्ट आपको एक फिक्स वैल्यू तो मिलेगा ना, ये तो पता है ना। बट अगर आपको 10 का पावर अगर ये ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक कर देते तो आपको पता ही नहीं इनफाइनाइट क्या है, आप जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसीलिए आप यहाँ जब इस वैल्यू को इवेलुएट करोगे तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा?
फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गया यानी कि ये नंबर आपको काउंटेबल है, यहाँ से आप काउंट करते करते जाना है, फिक्स्ड वैल्यू पे जाके आपको रुक जाना है, यानी कि नंबर काउंटेबल है, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, ये सेट आपका फाइनाइट सेट। तो आई होप आप सभी को बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, इनफाइनाइट सेट की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो चलो आगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट का चीज इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है जो कि फाइनाइट नहीं है। क्या है, जो कि फाइनाइट नहीं है वो हमारा इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट क्या था, फाइनाइट हमारा काउंटेबल था, तो इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। फाइनाइट के पास जो हमारा अपर और लोअर बाउंड्रीज था वो क्या था, फिक्स था। तो इनफाइनाइट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसका अपर और लोअर बाउंड्रीज का हो जाएगा, फिक्स नहीं होगा। तो आप वही चीज यहाँ पे देखो गिवन है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। एक ऐसा सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट नंबर का क्या मतलब है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल को ही हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लो लिखना स्टार्ट करोगे, एक सेट ए लिखी है और उसका आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहे हो, तो 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ तक जाओगे, मान लो करते करते आप 100 पे आ गए, करते करते आप 1000 पे आ गए, करते करते आप 1 लाख पे आ गए। बट ये तो एंडलेस है ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, आपको इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि इसका कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि आपको इस पॉइंट पे जाके रुक जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि पहले आपको पता है कि आपको सर के एक ऑफिस पे जाके रुक जाना है जो कि शाहपुर में, बट दूसरा केस है जहां आपको पता ही नहीं कि सर का ऑफिस कहाँ है, तो आप घूमते जाओगे घूमते जाओगे घूमते जाओगे। ठीक है, तो वो जो हमारा चीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका यहाँ एग्जाम्पल से गिवन है कि एक एन है जो कि एक सेट है जिसका सेट क्या है, 1 है 2 है 3 है और ये सो ऑन इनफाइनाइट तक है। इसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट, इसको अगर हम लोग बोले तो स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि बच्चे को यहीं पे फंसा लिया जाता है। कहां पे फंसा लिया जाता है, इसी एक पॉइंट पे फंसा लिया जाता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। कहां पे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पे आपको फंसाया जाता है। तो देखो एक तो आपका इक्वल सेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब यहीं पे आपको फंसा लिया जाएगा और आप फंस के गलती करके आ जाओगे। और यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादातर कहां से आपको निकल सकते हैं, अगर बात करें इसकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल सकते हैं, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट जो आता है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा चांस है कि आपको आ सकता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम वो सारे सेट के टॉपिक आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके बताते जा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, आपको कोई भी एक पॉइंट नहीं छूटेगा सेट का जहां से आपको चांसेस है और मैं आपको नहीं बताऊं। हर एक क्वेश्चन सेट से होगा, ये बात का दावा है मेरा, अगर नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट पे अगर आते हैं तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का, मान लो एक सेट ए एलिमेंट है जिसको हम लोग बोले 1 2 3 4 5, एक बी एलिमेंट है जो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। ठीक है, क्लियर। तो अब लाइन पढ़ो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए का इज प्रेजेंट इन बी। तो अगर हम लोग इसको मान लो दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ग्रीन से करते हैं, तो क्या ये 1 जो है तो आपको यहाँ पे है, क्या ये 2 भी यहाँ पे है, क्या ये 3 भी यहाँ पे है, क्या ये 4 भी यहाँ पे है, क्या ये 5 भी यहाँ पे है। तो जी हाँ, हर एक एलिमेंट सेट ए का आपको सेट बी में प्रेजेंट है। बट अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव का बात करें, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन ए, हर एक एलिमेंट सेट बी का कहां प्रेजेंट होना चाहिए, ए में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ये 1 2 3 4 5 तो प्रेजेंट है, बट अगर बात करें इस सेक्शन का 6 टू लेके 8 तक की,
अगर बात करें इस सेक्शन का 6 टू लेके 8 तक, तो ये क्या इसमें प्रेजेंट है? तो नहीं है। क्या है? नहीं है। यानी कि ये जो हमारा सेट ए है, क्या इक्वल होगा सेट बी के? तो नहीं, ये सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, तो एक चीज यहां से और हमको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि अगर हमारा हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होगा, इसका क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेट बी में होंगे। ये तो बहुत क्लियर है, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा कि अगर एक सेट आपका इक्वल है, दो सेट अगर आपका इक्वल है, यानी कि दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट तो पक्का और पक्का क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई थिंक ये बात में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इक्वल सेट होने के दो क्राइटेरिया है, क्या क्या है? पहला कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा कि जो एलिमेंट सेट ए में है, जो एलिमेंट सेट ए में है, सो एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। क्या है? जो एलिमेंट सेट ए में है वो बी में होना चाहिए। और यही बात नहीं खत्म होता है, और बी का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, बी का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। आई थिंक यहां तक की बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इक्वल सेट की क्या है? इक्वल सेट, उसका दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो भी एलिमेंट आपका ए में है वो एलिमेंट बी में होना चाहिए, और बी का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आपको सेट बी में होने चाहिए। तो आओ इसी को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, एक सेट ए है वो 1 2 3 है, और एक सेट बी है जो 2 3 1 है। सेट ए जो है 1 2 3 और सेट बी जो है 2 3 1 है। देखो, ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं रखना है, कोई उससे आस्था पास्ता नहीं है हमारा। ठीक है, बस हमको क्या चीज से आस्था पास्ता है? एन ए इक्वल्स टू एन बी से। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट बी में होगा, और जो एलिमेंट सेट ए में है सो एलिमेंट सेट बी में, और जो एलिमेंट सेट बी में सो एलिमेंट सेट ए में, तभी जाके हमारा इक्वल सेट होगा। अगर कोई लड़का बस ये लिख के छोड़ देता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझाया कि बी का भी हर एक एलिमेंट आपका सेट ए में होगा, तभी जाके वो इक्वल सेट होगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियरिफिकेशन के बाद आपको इक्वल सेट में कोई डाउट नहीं होगा। तो जो हमारा दूसरा डाउट क्रिएट करता है वो है इक्विवेलेंट सेट। तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, कि इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। तो अब ध्यान से देखो, इक्वल सेट क्या होता था कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो बी में होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि न, जो आपका एलिमेंट्स है उससे भाई हमको कोई आस्था पास्ता नहीं है, कोई आस्था पास्ता नहीं है। हमको बस आस्था पास्ता है किससे? एन से, और वो इक्वल होना चाहिए किसके? एनबी के। यानी कि इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि जो सेट ए में एलिमेंट है और बी में है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस इतना मतलब है कि जितना ए में उतना ही बी में। कितना से मतलब है? बस ये एक लाइन से मतलब है, जितना ए में उतना ही बी में। अगर ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि वो सेट आपका इक्विवेलेंट सेट होगा, इस बात की 110% गारंटी है। अगर इस चीज से हम लोग देखें तो एक लाइन बनता है, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट is
नॉट एन इक्वी सेट। इसे ये समझ में आता है कि जितने भी हमारे इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होगा, फिक्स है। बट जितने भी इक्विवेलेंट सेट है इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वल सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट में बी इक्विवेलेंट सेट में बी इक्वल टू इक्वल इक्विवेलेंट सेट जो है वो मे बी और नॉट मे बी इक्वल सेट, यानी कि इक्विवेलेंट सेट जो है वो आपका इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि जितने इक्विवेलेंट सेट है वो आपका इक्वल सेट होगा, बट इक्वल सेट इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा। यानी कि इक्विवेलेंट सेट का आपको क्या चीज से मतलब है, जस्ट एक लाइन से Na इक्वल्स टू एन बी, Na इक्वल्स टू एन बी। अगर एग्जाम्पल देखिए तो एक सेट है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट ए है वो क्या है 1 2 3, और एक सेट बी है वो क्या है ए बी और सी। क्या है ए बी और सी। तो क्या ये सेट ए इक्वल है सेट बी के? तो नहीं, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, बट एन ए इक्वल्स टू एन बी, so it is an equivalent set। ठीक है, Na इक्वल्स टू एन बी है, इसलिए ये आपका इक्विवेलेंट सेट होगा बट इक्वल सेट नहीं होगा। आई थिंक इतना पढ़ने के बाद आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से जाके देखो, रिवाइज करो, और फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, और वहां से मैं आपको क्या करूंगा, इसका फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझाने का कोशिश करो। ठीक है, अब जो हमारा शायद एक लास्ट सेट का एग्जांपल है वो है यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्स, यानी कि होल, यानी कि जो हम लोग छोटे 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 पार्ट में ना, आप बोलते हो कोलकाता हो गया, कोलकाता छोड़ो, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब छोटे छोटे टुकड़ा को मिला के एक बड़ा सा टुकड़ा जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। क्या नाम है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है सर, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो a set consisting of all possible elements which occurs in the discussion। मान लो एक डिस्कशन हो रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, वो क्या हो सकता है? मान लो अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, यही है ना। अब हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि इवन आने का क्या क्या है, तो इवन क्या क्या हो सकता है, 2 4 6। सेट बी अगर ऑड सिर्फ ले लेते तो क्या हो सकता है, 1 3 5। बट अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें, अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें जो कि हमारा क्या है, U है, ये U हमारा यूनिवर्सल सेट इस सेट A को भी और इस सेट B को भी कंटेन करता हुआ दिखना चाहिए। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें किसी डिस्कशन के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, हर पॉसिबल वैल्यूज उसमें प्रेजेंट हो, उसी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब उस यूनिवर्सल सेट का छोटा 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 बहुत सारा टुकड़ा हो सकता है, बट यूनिवर्सल सेट एक ही हो सकता है। क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट एक ही हो सकता है। उसी को आप लोग एग्जाम्पल से यहाँ देखो, एक सेट है 1 2 3, A is 1 2 3। एक सेट B है 2 4 5 6। एक सेट C है 1 3 5 और 7। ठीक है, अब हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, तो आप एक टर्म आगे पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पता होगा, वो होता है यूनियन। तो हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसको अगर आप एक साथ लिखोगे तो लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7।
एक चीज याद रखना, ये 2 आपको यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको आप रिपीट नहीं करोगे, जस्ट एक ही बार लिखोगे। ये 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखोगे। ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखोगे। ये 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है। यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। और अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो आपको देख के रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा होगा कि इस सेट को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, जिसका नाम है सबसेट एंड सुपरसेट। क्या नाम है? सबसेट एंड सुपरसेट। अब बात करें कि सर ये सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। तो एक बड़ा सा सेट का अगर हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, आपने कभी पढ़ा है कि सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम के सब पार्टिकल्स, तो वहां से हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम। यानी कि एक बड़ा एटम का छोटा छोटा पार्ट है ना, एक बड़ा सा एटम का छोटा छोटा पार्ट। यानी कि अगर एक बड़ा सा कोई सेट है ए, अगर उसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में ले रहे हैं, एक बड़ा सा सेट ए है, उसका हम लोग 3 पार्ट ले सकते हैं और वो तीनों पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। तो ये चीज आई थिंक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो मान लो एक सेट ए है, उसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्ट को सबसेट ऑफ ए बोलेंगे और ए को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए को सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, यानी कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट हो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। क्लियर है? क्या है? अगर ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, तो ए जो है हमारा सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का होता है, जिसको आप सुंदर हैंड राइटिंग में देखो। यहाँ पे आपको गिवन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब एग्जांपल से देखो कि एक सेट ए है जो 1 2 3 है और एक सेट बी है जो क्या है 1 2 3 4 5 6 है। यानी कि एक बड़ा सा सेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो क्या है? हमारा सेट ए है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्या बोल सकते हैं? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। बट अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि एक सेट ए है जो कि 1 2 3 है और एक सेट बी है जो कि 1 3 5 7 है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट बी है 1 3 5 7, उसमें देखो आप यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग है, यानी कि 2 नहीं है। और यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 2 है। इससे आप ये कह सकते हो कि जो आपका सेट ए है वो सबसेट नहीं है सेट बी का। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। नॉट अ सबसेट को कैसे लिखेंगे? सबसेट को साइन को अगर कट कर देते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का यहाँ पे सबसेट और सुपर सेट आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। अब सर ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी है और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ये सेम ऐसा ही केस है जो केस आपका कौन सा था, आप याद करके बताओ। ये सेम वही केस है जो केस आपका था कौन सा? ये वाला इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट वाला। कौन सा केस था? इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट वाला। वही केस आपका यहाँ ए है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सर इससे क्या मतलब है कि मान लो एक सेट ए है जो कि है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ए जो है वो क्या है? इक्वल है बी के। ए इज इक्वल टू बी। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि इसको आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या नहीं बोल सकते हो? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर सबसेट बुलवाना है तो उसका एक फंडा होना चाहिए कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए। और बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। वहां एग्जांपल से देखो, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2 3 4 5 6, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और दूसरा एग्जांपल यहाँ देखो कि इफ ए इज 1 2 3 एंड बी इज 1 2 3,
देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है एक प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जितने भी प्रॉपर सबसेट है वो जो है वो सबसेट होते हैं, यानी कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट, but every subset is not a proper subset। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं वो एक सबसेट होगा, बट जितने भी सबसेट है वो एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यहां तक की बात आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कहाँ चलते हैं? कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का गिवन है और तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इससे आपका जो छोटा छोटा डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 एंड 2। 1 एंड 2 का सारे सबसेट को बताना है। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जितने भी सबसेट हैं 1 और 2 के उसको लिखो। ठीक है, अब सबसेट वाले पार्ट में आपको कुछ पार्ट याद रखना है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, एवरी सेट itself is a subset of given set। जो आपका फाई है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, और जो आपका सेट खुद है वो सबसेट होता है उसके खुद के। ठीक है, यानी कि दो सबसेट तो इसका फिक्स है। यहाँ से अगर सबसेट निकाले इसका तो पहला सबसेट फाई और दूसरा सबसेट 1 और 2 तो फिक्स है। अब बात करें दो और सबसेट इसके निकल के आ सकते हैं, एक 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि इसके टोटल सबसेट आपको यहाँ से कितने निकल के आ रहे हैं? 4 निकल के आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या लिख रहा है? राइट डाउन ऑल दी प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के जो प्रॉपर सबसेट है वो बताओ। तो ये सब सेम होगा, इसमें आप देखो बस एक चीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1 और 2 तो होगा ही, बस एक चीज नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? पाई होगा, होगा ना। दूसरा आपका 1 होगा, होगा ना। और तीसरा आपका 2 होगा। क्योंकि प्रॉपर सेट में आप क्या पढ़े थे? प्रॉपर सेट में आप ये पढ़े थे कि प्रॉपर सेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें कि वो नंबर जो आपका सेट गिवन है वो खुद उसमें प्रेजेंट ना हो, यानी कि ए इक्वल बी नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट होता है। अब आते हैं हमारा सी नंबर ऑप्शन, जो कि क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 का जितने भी टोटल सबसेट है वो आपको दिखाना है किस में? ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखो तो आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? 1 2 एंड 3। अगर 1 2 एंड 3 गिवन है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो आप यहां से देखो जो पहला सबसेट आएगा वो क्या आएगा? पाई। दूसरा जो हमारा सबसेट है वो क्या निकल के आएगा? 1। जो हमारा तीसरा सबसेट है वो क्या निकल के आएगा? 2। जो हमारा चौथा सबसेट है वो क्या निकल के आएगा? 3। उसके बाद और सबसेट क्या निकल के आ सकता है? देखो यहाँ 1 2, और क्या आ सकता है? 2 3, और क्या आ सकता है? हाँ 1 3, और एक और क्या आ सकता है? 1 2 3। यानी कि अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट करें यहाँ से तो आप देखो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने? 8। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने? 1 2 3 4। इसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने? 3। 1 2 3। अब यहां से अगर आप नोटिस करो
तो आपको ये चीज देखने को मिला कि अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट का 2 था तो उसका सबसेट कितना आया, 4 आया। अगर 3 था तो उसका सबसेट कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया। यानी कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से एनालाइज करें तो हमको पता चल रहा है जो सबसेट का नंबर है वो 2 का पावर n है, 2 का पावर n है। और यहां से हमको एक और पॉइंट निकल के आता है, वो क्या आता है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जहां पे क्या होगा, जो हमारा ए होगा, एन होगा, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा आपके उस गिवन सेट के, ठीक है। तो उसका सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर एन हो जाएगा। अब एक और थोड़ा सा एनालाइज करो, एक और चीज यहाँ पे, किस कलर से करोगे, येलो कलर से करते हैं। जो हमारा ये प्रॉपर सबसेट था, इसका वैल्यू इस 4 से कितना कम है, एक कम है। कितना कम है, एक कम है। यानी कि अगर इस चीज को हम लोग ध्यान दें तो एक और पॉइंट ये निकल के आ सकता है, इस पॉइंट को यहां लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n माइनस 1। कितना, 2 का पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो आई थिंक यहाँ तक का बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी पॉइंट को क्लियर हैंड राइटिंग में यहाँ गिवन है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर बोथ केसेस के लिए बात करें, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। अगर यहाँ पे बात करें कि हमारा n क्या है, तो n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि गिवन है कहाँ पे, उस सेट में। कहाँ पे गिवन है, उस सेट में। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के, क्या चीज के, एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a इक्वल्स टू 1 टू 1,2 कॉमा एक कर्ली ब्रैकेट में 3 4 गिवन है कॉमा 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस सब में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो चलो उस पर अगर बात करें तो ध्यान से देखो, एक सेट आपका गिवन है, उसमें अगर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, इसमें क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं वो एक बार में पहले टोटल फाइंड आउट कर ले और उसको मैच कर ले। लेकिन हमको टाइम बचाना है तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखेंगे और उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट चेक करेंगे, जो जो स्टेटमेंट हमारा सही है सो सही है और जो स्टेटमेंट हमारा गलत है सो गलत है। ये छोटी छोटी पार्ट्स पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा डब्ल्यूबीसीई जो है वो क्या है, टोटली टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो आपको बहुत चीज खराब हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना और हमारा टाइम मैनेजमेंट सही करना है, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो डब्ल्यूबीसीई के अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, 3,4 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। क्योंकि देखो प्रॉपर सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सबसेट का कैसे होता था, ऐसे होता था, और प्रॉपर सेट का हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। ये किसका है, सबसेट का, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 3,4 जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। तो क्या ये हो सकता है, एक बार सोच के बताओ। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो जब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपका ये कर्ली ब्रैकेट आया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट आया, ये सेट के अंदर एक सेट आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ करना है तो आपको कुछ ऐसा लिखना होगा कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, पहला एक कर्ली ब्रैकेट फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4। क्या लिखना होगा, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरा कर्ली ब्रैकेट अगर लिखते हो तब जाके आपका ये पहला स्टेटमेंट सही होगा। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या 3,4 जो है वो एक एलिमेंट है सेट किसके, किसके, सेट ए के।
तो आप बोलोगे नहीं सर आपने तो बताया था कि बिलोंग्स टू के बाद जो हम लोग लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू 3,4 है ना, ये होना चाहिए। तो नहीं मूर्खों, ये चीज गलती बिल्कुल ब्लंडर करके नहीं आना, क्योंकि मैंने अभी बार बार समझाया कि जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट आया उस कारण से क्या हो गया, एक सेट के अंदर आपका दूसरा सेट आ गया। क्या हो गया, एक सेट के अंदर दूसरा सेट आ गया, यानी कि ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है ये होगा तभी हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा, और ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इस स्टेटमेंट को अभी मैंने प्रूफ करके बताया, तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब आते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट, जो कि हमारा कितना नंबर स्टेटमेंट है, डी नंबर स्टेटमेंट है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सेट है, वो ये बोल रहा है कि ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब बताओ ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 3,4 जो है वो तो एक सेपरेट एलिमेंट है, 3,4 तो एक सेपरेट एलिमेंट है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो जब आप यूज नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर उस हिसाब से देखो तो सिर्फ 3 को भी आप यूज नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी सिर्फ 3 को आप यूज नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। यानी कि ओवरऑल बात करें तो इसमें दो ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो जाके फिर से देखो वीडियो को, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके टेलीग्राम चैनल पे बोलो कि सर इतने बज के इतने मिनट पे हमको ये पार्ट नहीं समझ में आया, आप हमको फिर से समझा दो, ठीक है। और हम आपको जरूर वहां पे फिर से समझाएंगे। दूसरा चीज, जब भी पढ़ने बैठो तो अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि एक बहुत अच्छा लाइन है कि जब तक आपका मनस्थिति सही नहीं होती है तब तक आपकी परिस्थिति सही नहीं होगी, और अगर आपकी मनस्थिति सही है तो परिस्थिति आपकी खुद ब खुद सही हो जाएगी। क्या होगी, आपकी परिस्थिति खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो अगर आपका दिमाग स्टेबल है और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से बना के ले जाओगे, और बहुत अच्छे से जितने भी पार्ट हमने आपको समझाया समझ जाओगे। बट अगर आप बुक कॉपी खोल के बैठे हो और किसी और की ख्वाबों में खोए हुए हो, कुछ और सोच रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत वहां पे होगा, ठीक है। तो ये सब गलती मत करना, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम अब बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं तो कुछ हमारा नोट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान देना है। क्या करना है, कुछ कुछ हमारा रिमार्क पॉइंट है जिसको हमको ध्यान देना है। ऐसे हर स्लाइड में उसका स्पेसिफिक रिमार्क पॉइंट तो मैं बताते आया हूँ, बट यहाँ के लिए भी आप एक छोटा सा रिमार्क पॉइंट के तौर पे देख लो। और जैसा कि ये ग्रीन पेन रेड से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट जो है खुद का सबसेट है। आप यहाँ देखो जाके पीछे, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया एवरी सेट इज इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। मैंने पढ़ाया ना, एवरी सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। वही चीज को यहाँ पे आपको रिमार्क में नोट्स में बना के गिवन है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इम्प्टी सेट, और जिसको हम लोग 5 बोलते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पॉइंट भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, पढ़ाया ना, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो वो चीज आपको यहाँ पे सुंदर हैंड राइटिंग में गिवन आपको दिख रहा है कि इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज क्लियर है। तो देखो जो भी चीज आपको अच्छे राइटिंग में गिवन है वो सब चीज मैंने पढ़ा दिया, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है सेट से रिलेटेड जो कि मैंने आपको स्किप किया है। अभी तक जितना हमने बात किया सेट और उसके टाइप का, हर एक चीज हमने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक एक माइन्यूट पार्ट को भी मैंने समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पार्ट की, जहां पे है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई जो है हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। अब एक्सेप्ट इटसेल्फ से आपको क्या समझ में आता है, आप यहाँ पे देखो कि अगर आप सिर्फ फाई का बात करते हो तो फाई का अगर आप सबसेट निकालने जाओगे तो फाई तो ये ले नहीं सकते हो, पहला बात तो ये वॉइड सेट नहीं होगा। अगर दूसरा फाइव का फाइव ले लेते हो, यहाँ से ऐसे फाइव का फाइव ले लेते हो, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि जो हमारा सेट ए था और सेट बी था वो इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो आपको निकाले ये और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो हमारा
प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मैंने ये चीज अच्छे से समझाया था ना आपको, शायद याद हो, ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 का पावर n एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 का पावर n माइनस 1। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को मैंने प्रॉपर यहाँ पे प्रूफ करके बताया है आपको। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यहाँ पे बताया है। उसके बाद अच्छे हैंड राइटिंग में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 का पावर n होता है, और नंबर ऑफ जो प्रॉपर सबसेट होता है वो 2 का पावर n माइनस 1 होता है। कैसे होता है ये पिछले एग्जाम्पल में मैंने करके भी आपको दिखा दिया था। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट है जिसका m और n एलिमेंट्स है, तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सबसेट। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m है a का, और एक सेट बी है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट n है। ठीक है, अब बात करते हैं द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अगर बात करें तो पहले सेट की जो हमारा नंबर ऑफ सबसेट होगा वो क्या होगा? 2 का पावर m होगा। क्या होगा? 2 का पावर m होगा। वो क्या है? 112 ज्यादा है किसके? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड एलिमेंट कितना? 2 का पावर n। और इसमें अगर हम लोग प्लस कर देते हैं 112 को, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दे, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? क्या हमारा आंसर आ जाएगा? तो ये मैंने हिंट दे दिया, बट सॉल्व आपको करना है। क्या करना है? सॉल्व आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। WBG 2025 के लिए आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जाना और घर पे अच्छे से बैठ कर सॉल्व करना, और उसके बाद क्या करना है कि कमेंट में जाके इसका आंसर देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जाना और जाके इसका आंसर देना। क्लियर है सबको? यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आप अपने पढ़ाई को लेके फोकस्ड नहीं हो। ठीक है, आप बस मेरे कारण से बैठे हुए और देख रहे हो, और उसको भी आप स्किप कर दिया, लास्ट तक नहीं देखे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराया है, जो आपका होमवर्क है, वो जरूर आप जाके इसको बना के दिखाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का अगला जो एक और टॉपिक आता है वो है पावर सेट। क्या आता है? हम लोग का एक और जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पावर सेट। कर रहे थे हम लोग पावर सेट की। तो देखो पावर सेट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। हमारे जितने भी सबसेट निकल के आए थे, वो सारे सबसेट के बाद अगर हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं करली ब्रैकेट? क्योंकि आप सभी को पता है कि सेट हमारा क्या होता है? करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा ये लाइन ये बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जितने भी सबसेट है उसको हम लोग करली ब्रैकेट से अगर घेर देते हैं, बीच में रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं से एक हमारा एग्जांपल आता है कि फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ ए। और ए क्या है? 1 और 2। क्या है? तो अगर हम लोग इसका पहले सबसेट निकालें, ए का अगर हम लोग सबसेट निकालें, क्या क्या हो सकता है? एक तो हमारा 1 हो सकता है, एक हमारा 2 हो सकता है, एक हमारा 1 2 हो सकता है, और एक हमारा 5 हो सकता है। और इस पूरे को अगर हम लोग एक और सेट के अंदर डाल दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पीए हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पावर सेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। किसकी? एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा था? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए इज ए बी एंड सी। एक सेट ए है, बी है और सी है। इसमें हमको क्या निकालने के लिए बोला? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए।
यही पूछ रहा है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ जब आप पावर सेट पढ़े थे तो यहाँ पे आप एक चीज देखे होंगे, एक चीज पे आपने गौर फरमाया होगा कि जो पावर सेट होता है वो कुछ नहीं होता है, जो नंबर ऑफ सबसेट होता है उसी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्या जो हमारा नंबर ऑफ पावर सेट होगा, ये पीए का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ पीए, ये किसके इक्वल होगा, 2 के पावर n के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पावर सेट है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। दोनों इक्वल है एक दूसरे के। क्लियर है यहाँ तक की बात। अगर ये चीज क्लियर है तो आप यहाँ पे क्लियर होंगे कि ये जो हमारा ए है जो कि ए बी और सी है, और जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट निकालना है हमको सेट ए का, तो पहले सबसे पहले सेट ए का अगर हम लोग नंबर ऑफ पी ए निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 10 यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8। यहाँ तक बात क्लियर। तो अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट। ये जो आपका पावर सेट है उसका सबसेट कितना होगा। अगर इसका सबसेट निकालने जाएं तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ। फिर से हम 2 का पावर n करेंगे और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 8 हो चुका है, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 256 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले सकते हो। और इसी के साथ आज जितना आई थिंक हम लोग को पढ़ना था सेट, उतना पार्ट तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आते हैं एक और इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा और इस क्वेश्चन को घर से खुद से आप सॉल्व करोगे। क्या करोगे, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे और इसका भी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दोगे। यानी कि टोटल मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया है वीडियो के बीच बीच में, और जो बच्चे उस तीनों वीडियो के सॉल्यूशन अगर सही सही देते हैं, ठीक है, तो उनसे मैं पर्सनली बात करूंगा कॉल करके। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तीनों क्वेश्चन का सही सही आंसर दो। कितने बजे वो क्वेश्चन है, किस ड्यूरेशन में, ये नहीं पता है, तो जो बच्चे फुल वीडियो देखेंगे उनको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि एक गिव अवे भी हम लोग लेके आ रहे हैं। वो क्या है, उसके बारे में क्या है, उसके लिए फर्दर अलग से वीडियो प्रोवाइडेड है। उसके लिए जाओ और जाके आपको चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो और जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था उस तीनों क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन आप बताते हो तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, उसका क्या प्रॉफिट है ये चैनल में गिवन है, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमने सेट पढ़ लिया, टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया। टाइप ऑफ सेट में सिंगलटन सेट, नेल सेट, वॉइड सेट, और भी बहुत सारे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, प्रॉपर सेट, सबसेट, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से डिटेल में। अब अगले वीडियो में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम को समझेंगे। उसके लास्ट वीडियो जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम लोग का सेट रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप 9934845333 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल बिल्कुल मत करना। बाकी जो भी दिक्कत है हम लोग मिल बैठ के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहना। चलो बाय बाय।